हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंतर्गत जो इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन करा दिए। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये इसमें जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी से, ये आपके लिए बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों की आंसर की आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं पार्ट थर्ड के अंतर्गत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था साइकोलॉजी के अंतर्गत, वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। संदर्भ में सही है, नहीं 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 पूछा, यहाँ सही पूछा है। यह विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। अब आपको यहाँ पर ये बताना था कि यहाँ पर सही कथन कौन सा है, ये देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला था, इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी। यहाँ पर सी वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, ये यहाँ पर गलत होने वाला है। तो ए बी और डी यहाँ पर आंसर सही रहेगा। 59वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया था शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। और ये तीनों ऑप्शन है, ये सभी सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित उसकी विशेषता है। मनुष्य शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार है, यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल मार्ग प्रस्तुत कराता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। 61वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं क्रियाओं की प्रतिवर्तता को समझने लगता है। तो ये अवस्था थी जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई गई थी, 4 अवस्थाएं बताई गई थी। तो उनमें आपकी जो आंसर होने वाला है इसका वो हो जाएगा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञात्मक व्यक्ति वस्तुओं को देख करके उनकी क्रियाओं की वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उनकी पहचान रखता है, उन वस्तुओं के अनुसार ही क्रिया करता है। ये उसकी तीसरी अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? तीसरी। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, अंत प्रज्ञा अवस्था और औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, ये उसकी चौथी अवस्था थी। और अंत प्रज्ञा अवस्था उसकी पहली थी। और पूर्व प्रत्यात्मक विचार अवस्था ये उसकी दूसरी अवस्था थी। तो इसको ध्यान में रखना। इन्होंने पहली बताई थी जन्म 0 से जन्म तक, ये दूसरी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, तीसरी 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, ध्यान में रखना। तो इस पर जो आंसर रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मूर्त संख्यात्मक अवस्था तीसरी अवस्था में बालक वस्तुओं और क्रियाओं की प्रतिवर्तता को समझने लगता है। फिर क्वेश्चन था, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर कूट बताना है दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था। यहाँ पर पूछा है परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत। इसने 3 प्रकार बताए थे, पूर्व परंपरागत, फिर पूर्व परंपरागत नैतिकता और एक तीसरा प्रकार, ये 3 प्रकार है उनके अंतर्गत। अब इसमें पूछा परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं का सही कूट बताना है। दंड और आज्ञाकारिता ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। सामाजिक अनुबंध ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। और सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, सी। केवल सी यहाँ पर आंसर राइट होने वाला है, क्योंकि यही परंपरागत नैतिकता से संबंधित है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। यहाँ पर पूछा अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
विकास पूर्वानुमानित है। विकास अंश से पूर्व की ओर बढ़ता है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ए और डी। विकास पूर्वानुमानित होता है और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? इस सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था पांडुरा ने। उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के खिलौनों की प्रति बालकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाया था। तो यहाँ पर देखा गया यानी अवधान किससे संबंधित है? अवलोकन करने वाला अवधान, यानी उसका जो ध्यान था, बच्चे का जो ध्यान था, व्यक्ति का जो ध्यान है, उसके अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल, यानी जिसको बार बार दंड मिल रहा था गलत कार्य करने पर, उस मॉडल की बजाय उस मॉडल को अधिक चुनना पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो, यानी जिसको पुरस्कार दिया गया था। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, अवधान। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगम करता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, ये सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अब आपको यहाँ पर यह आंसर बताना है कि उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निमित्तवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए और बी दोनों सही रहे होने वाले हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सक्रिय विशेषता नहीं है? सही विशेषता नहीं है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, सही है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में प्रमार्जन होता है, ये भी सही है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आंसर सही रहेगा। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बोलने वाला है वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों MMPI। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो प्रतिगमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, उदात्तीकरण। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिगमन। क्या हो जाएगा? प्रतिगमन, यानी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के बारे में सोचने लगता है, उनका व्याख्यान करने लगता है जो उससे संबंधित घटनाएं होती हैं, तो इसमें प्रतिगमन आंसर हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन था जोड़ों को मिलाइए परीक्षण और उनके निर्माताओं के अनुसार। पास एनोक परीक्षण, तो एवी अलेक्जेंडर, ये सही है। आईक्यू टेस्ट ट्रमन ने दिया था, ये सही है। तो देखिए डी में 1 और ए में 2, देख लिए डी में 1 और ए में 2 कौन सा है? तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति परीक्षण, मुक्ति परीक्षण कैटल और सम्मिलन सिद्धांत हाइजेंक, ये यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। 70वां क्वेश्चन था जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाजसेवी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न से किस श्रेणी के संबद्ध किए जा सकते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या मध्यमुखी? तो जुंग ने 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो उसके अंतर्गत जो आंसर रहेगा वो चौथा वाला आंसर करेक्ट होगा, बहिर्मुखी। समाजसेवी और राजनीतिक कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले नहीं होते। 71वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक कौशल की। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 75वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, समाजवादी, मानवतावादी। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर वो ये रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो रहेगा मानवतावादी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और अध्ययन करता है, यह उदाहरण किसका है? तो यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? ये बताना है। समस्यावलोकन परीक्षण, सामान्य उपयोग परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा वैसे
सामान्य उपयोग परीक्षण, क्योंकि उन्होंने जो दिया था वो दिया था असामान्य। क्या दिया था? असामान्य उपयोग परीक्षण ये दिया था, ना कि सामान्य उपयोग परीक्षण। और देखें तो जिज्ञासा परीक्षण है, ये भी यहाँ पर गलत होने वाला है, ये भी उसके परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के स्टार है, ये डिलीट होने की संभावना रहेगी, इस पर बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक कैसा है ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा करेक्ट आंसर वो रहेगा संज्ञानात्मक, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 77वां क्वेश्चन पूछा, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में प्रवाहित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण होता है। तो ये कैसा है? तो ये सामाजिक अंतर्निर्भर आश्रय, तो ये होगा स्वतंत्र, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का पर्याप्त प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 68.26, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।